नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने हिंदी के सिलेबस के बारे में जाना था। आज हम उसी के आगे पहले चैप्टर वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले चैप्टर जो हमारा वर्णमाला है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट चैप्टर हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में हम वर्णों के विषय में जानेंगे। इसके बाद इसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि कौन से वर्ण को क्या बोलते हैं, जिसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से किसको कैसा उच्चारण होता है, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, वर्णमाला की बात करें तो हम सबसे पहले वर्णों की बात करेंगे कि वर्ण क्या हैं। तो वर्णों की बात करें हम तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण में लेते हैं, लेकिन अगर हम लिखित रूप में लें तो हम वर्ण कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मौखिक रूप में बोलें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारी क्या हो जाएगी? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि को हम बोल सकते हैं ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि के बाद सबसे पहले हमारे बनेंगे तो वो बनेंगे क्या? वर्ण। ठीक है, जब हम कोई भाषा को बोलना शुरू करते हैं तो मुंह से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ध्वनि निकालेंगे, और ध्वनि के बाद क्या बनेंगे? वर्ण। तो सबसे पहले ध्वनि को हम किस में लिखते हैं? वर्णों में लिखते हैं। तो ये वर्ण की डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगी? भाषा का प्राथमिक लिखित रूप, भाषा का प्राथमिक लिखित रूप, प्राथमिक लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा का प्राथमिक लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अब देखिएगा, ये वर्णों से ही हमारी वर्णमाला बनेगी और वर्णों से ही हमारे शब्द बनेंगे। वर्णों से क्या बनेगी? वर्णमाला, और वर्णों से ही क्या बनेंगे? शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, वर्णों से वर्णमाला बनेगी, वो कैसे बनेगी, और वर्णों से शब्द बनेंगे तो कैसे बनेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम शब्दों की बात करें तो अगर हम आपके सामने माँ या का रा मा का रा मा करम लिखे, ठीक है, या हम आपके सामने कहें कि माँ ला का लिखें, तो आप बोलोगे भाई वर्ण हैं, इसमें वर्ण हैं सारे, 1 2 3 वर्ण हैं, लेकिन ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, और जब तक किसी वर्णों के समूह का अर्थ नहीं निकलता उसको हम शब्द नहीं बोल सकते। अगर हम इसको लिख दें का मा ला, तो आप बोलोगे कि ये वर्णों का समूह भी है और इसका भाई सार्थक अर्थ भी है। तो जब वर्णों का सार्थक अर्थ निकलने लगता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो अगर हम शब्दों की डेफिनेशन बोलें तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? हमारा शब्द कहलाएगा। अब अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला की अगर हम आपसे बात करें तो वर्णमाला होती है, अगर आपसे कहा जाए ये आ है, चा है, छा है, ई है, ए है, तो आप बोलोगे भाई ये वर्णमाला नहीं बोल सकते, क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से नहीं है। व्यवस्थित रूप का मतलब ये है कि मान लो अगर आप बोल रहे हो कि पहले स्वर रखेंगे, क्योंकि हमने जो आज तक वर्णमाला पढ़ी है, जो हमें पढ़ने को मिलती है, उसमें क्या होते हैं? पहले स्वर रखे होते हैं, उसके बाद व्यंजन रखे होते हैं। तो वर्णमाला की डेफिनेशन भी यही हो जाती है। अगर आप इसको व्यवस्थित रूप में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिखेंगे अ आ ई, इसी प्रकार आगे हम लिखते चले जाएंगे। पहले सारे स्वर लिखेंगे, उसके बाद हम व्यंजनों का वर्णन करेंगे। इसीलिए हम अगर वर्णमाला की डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारी वर्णमाला की डेफिनेशन की बात कर रहे होंगे, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। या हम बोल सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध रूप जो है वो हमारा क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आपको। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से भाग में हम वर्णमाला को वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से
अगर हम वर्णमाला के वर्णों की बात करें आपके सामने, तो वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं हमारे वो 52 होंगे या फिर ये 44 होंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए, तो वर्णों की संख्या भाई कितनी होती है, 52 होती है। लेकिन मान लो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आता है कि वर्णमाला में वर्ण कितने हैं और 52 ना दे रखा हो तो आप 44 भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही कंडीशन में जब 52 ऑप्शन में ना हो, क्योंकि 52 मेन जो हमारे वर्णमाला में वर्ण हैं वो कितने हैं, 52 है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, देखिए हम वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो हमारे हो जाएंगे स्वर और एक हमारे हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, एक क्या हो जाएंगे हमारे स्वर और दूसरे हमारे क्या हो जाएंगे व्यंजन। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे दोनों पे कि कौन से क्या स्वर होते हैं और क्या व्यंजन होते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, अगर स्वरों की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता हो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। अगर आपके सामने अ बोल रहे हैं या आ बोल रहे हैं या ई बोल रहे हैं या ए बोल रहे हैं तो भाई ये स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं, इनको बोलने में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं हो रही हमको, और जब नहीं हो रही है तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं भाई, स्वर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, स्वर बोल रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, तो 11 कौन कौन से होते हैं उनको भी एक बार देखिएगा। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ, फिर ए, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हैं जो मुख्य रूप से वर्णमाला में जो स्वर गिने जाते हैं वो यही 11 गिने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अंग और आहा भी भाई स्वर होता है, अंग और आहा भी स्वर होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अंग जो है उसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। अंग क्या है हमारा, अनुस्वार के नाम से जानेंगे, और जो आहा है हमारा उसको हम विसर्ग के नाम से जानेंगे। अंग क्या अनुस्वार हो जाएगा और आहा हमारा क्या हो जाना है, विसर्ग हो जाना है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अंग हमारा अनुस्वार हो गया, आहा हमारा विसर्ग हो गया, तो इसमें इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम नाम से जानते हैं अयोग भाग के नाम से। किस नाम से जानेंगे हम, अयोग भाग के नाम से जानेंगे। मतलब ये अंग और आहा दो ऐसे वर्ण हैं जो अयोग भाग कहलाते हैं, इसीलिए इनको हम स्वरों की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन अगर आपसे कहीं कंडीशन आ जाए, आपको कंडीशन दे दी जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या, तो आप ध्यान दीजिएगा, कुल स्वरों की जब संख्या बोलते हैं तो उनकी संख्या 13 हो जाती है। उस समय हम इस अंग और आहा को काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक, एक लैंग्वेज में और क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर जो संख्या होती है हमारी वो हमारी भी कितनी होगी, 13 होगी। अगर आपसे पूछा जाए लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 13 जो होते हैं लेखन के आधार पर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो स्वरों के बारे में जाना आपने, स्वर होते क्या हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर कितने होते हैं, आप बोलोगे 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ, ये हमारे मुख्य रूप से 11 स्वर हैं। उसके बाद हम अंग और आहा की बात करें तो अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग बोलेंगे, जो किस नाम से जाने जाते हैं, अयोग भाव वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा है कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 13। आपसे बोलेगा लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो भी 13 हो जाएगी। अब आप बोल रहे भाई 11 कैसे पूछेगा, तो आपसे सिंपल सा पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 11 स्वर होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हमारे 11 स्वर होंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे हम आगे व्यंजनों की। ठीक है, इसके बाद चर्चा करेंगे हम आगे व्यंजनों की। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण क्या है हमारे, तो समझिएगा, व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है।
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे मान लो अगर आप इस का को लिख रहे हो, कि कोई भी प्योर व्यंजन को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि कोई वर्ण व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगा होगा तो वो प्योर व्यंजन है। अगर हम कहें कि आप इस का उच्चारण करें तो कोई भी एक स्वर लगा दीजिए और इसको का बोल लेंगे। अगर हम यहाँ पर का के साथ ई लगा देंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, की बोल रहे होंगे। अगर हम का के साथ यहाँ पर उ लगा रहे होंगे तो हम इसको कु बोल रहे होंगे। तो आपने देखा कि हर एक व्यंजन, किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता हो रही है। अगर आपसे कहा जाए इस का उच्चारण कीजिए तो भाई इस का उच्चारण नहीं हो सकता। आप कितनी भी हल्की आवाज़ बोलोगे, क बोलोगे, क बोलोगे, फिर भी क्या आवाज़ आएगी ही आएगी। इसलिए स्पष्ट है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, भाई स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप समझ गए होंगे स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन हमारे क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम बात क्या करेंगे, स्वरों के वर्गीकरण की। तो हम स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण में हम स्वरों के भेद जानेंगे, स्वरों के भेद जानेंगे, अलग अलग प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ सबसे पहला आ जाएगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे दो प्रकार के होंगे। मतलब जो आपने अभी 11 स्वर देखे थे उनको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो उत्पत्ति के आधार पर आपको दो भागों में बांटा जाएगा। पहले हमारे हो जाएंगे मूल स्वर, पहले क्या हो जाएंगे हमारे मूल स्वर, और दूसरे हमारे हो जाएंगे संधि स्वर। दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे संधि स्वर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मूल स्वरों की बात कर रहे होंगे, जब हम मूल स्वरों की बात करते हैं तो मूल स्वर हमारे हो जाएंगे अ, इ, उ और ऋ। ठीक है, अगर हमसे मूल स्वर बोल रहा है, मतलब मूल स्वर का मतलब होता है जो सबसे पहले स्वर बने हैं, सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई है वो मूल स्वर हैं। अ, इ, उ और ऋ हमारे क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे संधि स्वर कहलाएंगे, जो इनसे या किसी और स्वरों से, स्वर और तो हो ही नहीं सकते, ये इन्हीं स्वरों से कहीं ना कहीं मिलकर बने हैं। संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, तो जो मिलकर बने हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। ठीक है, जो हमारे इस प्रकार हो जाएंगे, कौन से, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ, ये हमारे क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो आपने क्या देखा कि स्वरों के बारे में क्या देखा कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपने वर्गीकरण में जाना कि स्वर जो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो जाता है, मूल स्वर, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, संधि स्वर। ठीक है, तो इसके बाद अब अगला वर्गीकरण जो हमारा आएगा वो हमारा होगा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैसे आप पहला बोलेंगे तो बोलेंगे ह्रस्व स्वर, जिसको हम मात्राओं के आधार पर एक मात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। हम दूसरे की बात करें तो दूसरे हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर, जिसको हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, जिसको हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ह्रस्व स्वर जिसको एक मात्रिक बोलेंगे, दीर्घ स्वर जिसे द्विमात्रिक बोलेंगे, और एक हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर, एक हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर, जिसको हम त्रिमात्रिक के नाम से जानेंगे, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानेंगे। तो हम बात करेंगे अगर ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं, अ, ई, उ और ऋ। ठीक है, कौन कौन से, अ, ई, उ और
ऋ जो हमारी 4 स्वर हैं इसको हम ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व का मतलब कम होता है उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलना, ठीक है। तो जिस स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व कहलाएंगे। दीर्घ का मतलब अधिक, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे, और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दीर्घ स्वर की बात कर रहे होंगे तो आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, ये हमारे जो स्वर लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। और साथ ही साथ इनकी मात्रा कितनी काउंट होती हैं, 2 मात्रा काउंट होती हैं। आगे चैप्टर में आप जानोगे, जब छंद पढ़ेंगे तो इन 4 स्वरों की मात्रा 1 काउंट होगी और इन 7 स्वर की मात्रा आपकी कितनी, 2 काउंट होंगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर का उच्चारण 3 गुना समय में होता है। प्लुत स्वर का उच्चारण 3 गुना समय में होता है। देखिए ध्यान से, जैसे आपके सामने लिखा है ओम, तो अगर हम इसको ओम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओम करके बोलेंगे। ऐसी राम लिखा है तो इसको राम करके बोलेंगे। कहने का मतलब प्लुत स्वर का उच्चारण ह्रस्व और दीर्घ दोनों से अधिक समय में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिमात्रिक स्वर ये प्रदर्शित किया गया है 3 नंबर लिखकर कि यहाँ पर त्रिमात्रिक स्वर यूज किया गया है, तो आप इसको थोड़ा खींच के पढ़िए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है। तो अब बात करेंगे, देखिए हम आगे जीवा के आधार पर, अब हम बात कर रहे होंगे जीवा के आधार पर, ठीक है। तो जीवा के आधार पर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। यह देखिए ध्यान से पूछेगा जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, ठीक है। तो स्वर जीवा के आधार पर भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला हमारा हो जाता है अग्रस्वर, पहला क्या हो जाएगा हमारा, अग्रस्वर। दूसरा हमारा हो जाएगा मध्य स्वर, दूसरा हमारा हो जाएगा मध्य स्वर, और तीसरा हो जाएगा हमारा पश्च स्वर। तीसरा हमारा क्या हो जाना है, पश्च स्वर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से कि अग्र स्वर जीवा के आधार, ठीक है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से हो, आगे के भाग से हो, अग्र स्वर कहलाएगा। जिस स्वर का उच्चारण जीवा के मध्य मतलब बीच के भाग से हो, मध्य स्वर कहलाएगा। और जिस स्वर का उच्चारण जीवा के पश्च भाग से मतलब पीछे के भाग से हो, क्या कहलाएगा, पश्च स्वर कहलाएगा। तो अग्र स्वर की बात कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पर ई, ए और ए, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, ई, ए और ए जो है हमारे क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। अगर हम मध्य स्वर की बात कर रहे होंगे तो मध्य स्वर क्या हो जाएगा, अ, ठीक है, मध्य स्वर क्या हो जाएगा हमारा, अ। अगर हम बात करें पश्च स्वर की तो पश्च स्वर में आपका आ, उ, ओ और औ, ओ और औ, ठीक है। तो ये आपके जो 5 स्वर हैं वो हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अग्र स्वर में क्या आ गया, ई, ए और ए। मध्य स्वर की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अ, और अगर पश्च स्वर की बात करें तो यहाँ आ, फिर आपका उ, ओ और औ, जो हमारे जीवा के आधार पर कहाँ से उच्चरित होते हैं, पीछे के स्थान से उच्चरित होते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अगर कोई बात में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर आगे चलते हैं। आप जीवा के आधार पर आप क्या हो गया, उच्चारण के आधार पर हो गया, मात्रा के आधार पर हो गया, आप उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। क्लियर। तो ओष्ठ के आधार पर देखेंगे हम, ओष्ठ के आधार पर, ठीक। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 प्रकार के हमारे ओष्ठ के आधार पर हो जाएंगे। जैसे आप देखिए कौन से, पहला हो जाएगा भाई हमारा व्रतमुखी, पहला क्या हो जाएगा हमारा व्रतमुखी, और दूसरा हमारा हो जाएगा आवृतमुखी। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा आवृतमुखी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से,
ओष्ठ मतलब ओठ हो गए, ओंठों के आधार पर स्वर कैसे 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 बोले जाते हैं। तो एक बोला जाएगा व्रतमुखी, व्रत का मतलब गोल, तो मुंह जहाँ गोल हो जाए वो व्रतमुखी और जहाँ ना हो वो अव्रतमुखी कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो व्रतमुखी कौन से होंगे समझिए, आपका उ ऊ ओ और औ, उ ऊ ओ और औ, जो ये हमारा स्वर दिख रहे हैं आपको चार, ये हमारे क्या कहलाएंगे, व्रतमुखी कहलाएंगे। आप बोल के देखोगे उ ऊ, तो ओठ क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, जो गोल हो रहे हैं तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, उनको व्रतमुखी कह रहे हैं। ठीक, अगला क्या है देखो, आवृतमुखी, सिंपल है, जब व्रतमुखी है तो गोल हो रहे होंगे और आ का मतलब होता है ना, तो जो आवृतमुखी है तो जिसमें गोल ना हो रहे हों तो किन में नहीं होंगे भाई, जो व्रतमुखी हो गए उसमें नहीं होंगे। तो देखेंगे कौन कौन से रह गए भाई, आ रह गए, ठीक है, आ रह गए, फिर ई रह गई, फिर ए और ए रह गए, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अव्रतमुखी हो जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऋर नहीं आ रहा, तो ऋर आपका जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और मुख द्वार के आधार पर वो वर्गीकरण उसका नहीं हुआ है, ठीक है, वो इनकी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो व्रतमुखी में उ ऊ ओ और अ हो जाएगा और अव्रतमुखी में आ ई ए और ए हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारा लास्ट है, वो हमारा वर्गीकरण है जो मुख द्वार के आधार पर, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, मुख द्वार के आधार पर। तो मुख द्वार के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होंगे। मुख द्वार के आधार पर जो स्वर होंगे वो कितने प्रकार, चार प्रकार के होंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, अगर हम चार प्रकार की बात करें तो पहला हमारा हो जाएगा संवृत, पहला हमारा क्या हो जाएगा, संवृत। दूसरा हो जाएगा हमारा अर्धसंवृत, दूसरा हो जाएगा हमारा अर्धसंवृत। तीसरा हमारा हो जाएगा विव्रत, संवृत का उल्टा विव्रत, उल्टा विव्रत, ठीक है, संवृत और क्या हो जाएगा, विव्रत। इसके बाद लास्ट है चौथा हमारा अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत, ठीक है। संवृत में देखिए कौन से आएंगे, संवृत का मतलब होता है कमव्रत, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बंद रहे वो संवृत कहलाएंगे, आधा बंद रहे अर्ध संवृत कहलाएंगे, जहाँ मुंह पूरा खुले वो विव्रत होंगे और जहाँ आधा खुले वो हमारे अर्ध विव्रत होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम विव्रत की बात करें तो यहाँ पर होता है आ, अब जब आ बोलोगे तो क्या होता है, मुंह पूरा खुल जाता है, इसीलिए विव्रत में क्या आएगा, आ, और जब विव्रत में आ आएगा तो अर्ध विव्रत में इसका छोटा भाई क्या, अ, ठीक है, आ, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर संवृत की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर ई आएगा और उ आएगा, ठीक है। संवृत में क्या आ जाएंगे, ई आ जाएंगे, उ और ऊ आ जाएंगे। अगर हम अर्ध संवृत की बात कर रहे होंगे तो ए और ओ, ए और ओ जो है हमारे वो हमारे कहाँ हो जाएंगे, अर्ध संवृत में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करें अगर हम अर्ध विव्रत की, तो अर्ध विव्रत में दो और स्वर आएंगे जिसको ए और ओ के नाम से जानते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, संवृत में ई उ हो जाएगा, अर्ध संवृत में ए और ओ हो जाएगा और विव्रत में आ हो जाएगा। इसी प्रकार अर्ध विव्रत की बात करें तो अ ए और अ हो जाएंगे लास्ट में अर्ध विव्रत में, ठीक है। तो आपने ये स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, जो 6 प्रकार से हमने आपको पढ़ाया कि उत्पत्ति के आधार पर आपके 2 प्रकार होंगे, आपके उच्चारण के और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के होंगे और मुख द्वार के आधार पर आपके 4 प्रकार के होंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्वरों की बात हुई और ये स्वरों का वर्गीकरण आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन में क्या पढ़ना है, कौन कौन से कितने व्यंजन होते हैं और किस में का उच्चारण कहाँ से होता है, वो सब हम आगे चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो समझिएगा ज़रा, पहले बात करें हम व्यंजन की, तो अभी आपको बताया था कि व्यंजन वर्ण होते क्या हैं, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उच्चारण किसकी सहायता से होगा, उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की
सहायता से। क्लियर है? तो स्वरों की सहायता से जिसका उच्चारण हो रहा है वो हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और व्यंजन स्वरों की सहायता से व्यंजन कहलाएंगे। अब इनको देखिएगा ध्यान से कि व्यंजन कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजनों की संख्या आपकी 33, 39 और 41 देखने को मिलती है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मल कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे व्यंजन जो हैं वो प्रकार तो 3 हैं, लेकिन जो हैं कितने व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला में? तो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, 33 ऑप्शन ना मिले तो 39 लगा सकते हैं, 39 ना मिले तो 41 लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए कि व्यंजन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाता है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या हो जाएगा हमारा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा हमारा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे हो जाएंगे हमारे ऊष्म, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं हम संघर्षी व्यंजनों के नाम से। ठीक है, दूसरे नाम से जानते हैं किसको? हम संघर्षी के नाम से इनको जानते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो का से लेकर मा तक, का से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको, जिनकी संख्या 25 हो जाती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अगर हम अंतस्थ की बात करेंगे तो या, र, ला और वा जो है हमारा, ये 4 व्यंजन वर्ण हमारे किस नाम से जाने जाएंगे? अंतस्थ व्यंजनों के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऊष्म की बात करेंगे तो तीनों सा जो हमारे शा, सा और हमारा हा। ठीक है, शा, सा और हमारा हा, ये 4 जो व्यंजन वर्ण हैं वो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर स्पर्श की बात कर रहे होंगे तो जहाँ थोड़ा मुंह के अलग अलग भागों से स्पर्श होता है वो स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है मुंह के अलग अलग भागों से जीभ टच करना चाहती है लेकिन पूर्ण स्पर्श कहीं नहीं हो पाता, वही हमारे अंतस्थ कहलाएंगे। और ऊष्म या संघर्षी का मतलब होता है, ऊष्म का मतलब गर्म आप जानते हो, और संघर्ष का मतलब होता है घर्षण। तो जहाँ घर्षण के साथ गर्म वायु बाहर निकले वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। तो आप यहाँ व्यंजन के बारे में देखा कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है? स्वरों की सहायता से हो रहा है। होते कितने हैं? 33 को ध्यान रखना है आपको मेनली। और भेद कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन वर्ण? तो आप बोलोगे 3 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। पहला स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे टॉपिक में हम संयुक्त स्वरों की बात कर रहे होंगे, संयुक्त व्यंजनों की बात कर रहे होंगे, इनके उच्चारण स्थानों की बात करेंगे। वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब बात बताते होंगे। आज के लिए इतना आपके लिए सब यहाँ पर कवर कीजिएगा। जितना भी कोई समझ में नहीं आए तो आप इसको कमेंट के माध्यम से आपसे कमेंट करके आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना काफ़ी है। बाकी जय हिंद।